विश्वानि देव सवितः दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यत् भद्रम तन्न आसुव। ये हमारे जीवन का मंत्र है। 4 वेद हैं हमारे, जिनमें लगभग 20,000 मंत्र हैं, और उन 20,000 मंत्रों में कुछ मंत्र तो जपने के लिए हैं और मंत्र का मतलब मननात त्रायते। एक मंत्र का अर्थ है जिसका मनन करने से त्रय माने हमारी रक्षा होती है। दूसरा मंत्र का अर्थ होता है विचार। उसमें ऐसे विचार हैं जिससे हमें जीवन में बहुत प्रकार की प्रेरणाएं मिलती हैं। इस ब्रह्मांड का सारा ज्ञान विज्ञान का मूल स्रोत वेद है। ये जो मंत्र है, ये जीवन का मंत्र है। विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ। ओम मने हे सर्वरक्षक परमात्मा। विश्वानि मने संपूर्ण। विश्व शब्द संपूर्ण के लिए प्रयोग होता है वेद में। जैसे आनो भद्रः क्रतवो यन्तु विश्वतः, चारों ओर से हमें शुभ की प्राप्ति हो। विश्वतः माने सब ओर से, सब दिशाओं से, और विश्व का अर्थ संपूर्ण, सब प्रकार का शुभ हमें प्राप्त हो। तो विश्वानि देव हे परमात्मा, विश्वानि दुरितानि संपूर्ण दुरित, दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुख, सब प्रकार की दरिद्रता, सब प्रकार का अज्ञान। सारे दोषों की जड़ है अज्ञान। अज्ञान और अज्ञान जनित दोष, और फिर दोषपूर्ण प्रवृत्तियां और उनसे दुख, और ये श्रृंखला शुरू होती है। शुभ की भी संतति होती है, उसका विस्तार होता है, और अशुभ की भी। तो विश्वानि देव सवितर हे सविता, सब जगत की उत्पत्ति करने वाले को सविता कहते हैं। विश्वानि संपूर्ण, देव हे परमात्मा, दुरितानि दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुख, अज्ञान, अज्ञान जनित दोष और दोषपूर्ण जो प्रवृत्तियां हैं, उनसे दुरितानि पराशुभ, उनको हमसे दूर हटा दो। ऐसी हमें प्रेरणा दो, ऐसे हमें भक्ति का ज्ञान दो, वरदान दो, ऐसे हमें ज्ञान दो, ऐसे हमारे भीतर सामर्थ्य दो प्रभु। विश्वानि दुरितानि पराशुभ, हे सविता देव परमात्मा, विश्वानि दुरितानि पराशुभ, सारे दुरित हमसे दूर हो जाएं। यत भद्रम, जो भद्र है, जो शुभ है, तन नह आसुव, नह मने हमारे लिए, तत् मने वह हमें प्राप्त हो जाए। आसुव वो हमें प्राप्त हो जाए। तो जीवन में हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि एक क्षण के लिए भी हमारे मन में कोई अशुभ ना आए। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, और आप भी अपने डायरी के प्रथम पेज पर ऐसे 5-7 वाक्य लिख करके रखो। उसमें सबसे बड़ा वाक्य एक ये भी है कि हमारे तन में एक कण भी आहार का गलत नहीं जाना चाहिए, और हमारे मन में एक क्षण भी गलत विचार नहीं आना चाहिए। हमारे तन में एक कण भी गलत आहार का नहीं जाना चाहिए, और हमारे मन में एक क्षण भी गलत विचार नहीं आना चाहिए। यदि हम इसको संकल्प के तौर पर करें तो मैं अपने तन में एक कण भी गलत आहार का नहीं डालूंगा,
और अपने मन में एक क्षण भी गलत विचार नहीं आने दूंगा। अपने ऊपर नियंत्रण होना चाहिए इतना। और मैं जो आपसे कह रहा हूं, मैं इस संकल्प में, इस व्रत में, इस निष्ठा में, इस भाव में जीता हूं, मैं इसका आचरण करता हूं, इसलिए कह रहा हूं आपसे। कोई भी गलत आहार अंदर जाता है, एक कण भी आहार का गलत जाता है तो वो हमारे स्ट्रक्चर का हिस्सा बन जाता है। और एक क्षण भी गलत विचार जाता है तो हमारा कैरेक्टर का हिस्सा बन जाता है। इसलिए मैं इसको दूसरे शब्दों में कहता हूं कि गलत आहार से हमारा स्ट्रक्चर और गलत विचार से हमारा कैरेक्टर करप्ट हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। कोई भी आहार आपने अंदर डाल दिया तो ऐसे नहीं निकल जाता कि ऊपर से डालो और नीचे से शौच में निकल गया, मलमूत्र से निकल गया ना। जो भी डालेंगे वो अपना प्रभाव शरीर में छोड़ के फिर बाहर निकलता है। चाहे आप इसमें नशा डाल लो, तंबाकू डालो, बीड़ी सिगरेट शराब डाल लो, मांस डाल लो, मदिरा डाल लो, या आप इसमें दूध डाल लो, पानी डाल लो, शाक सब्जी फल डाल लो, जो अंदर जाएगा वो पूरे एक प्रोसेस से निकलता है और आहार को आते अवशोषित कर लेती है। उसका जो अवशिष्ट भाग है, वेस्ट उसका पार्ट है, उसको बॉडी से बाहर कर देती है ये बॉडी। ये ऐसा सिस्टम है हमारा। और जो उसमें से कुछ भी जो है, अच्छा है या बुरा है, शरीर अच्छे बुरे की पहचान नहीं करता। अच्छे बुरे की पहचान आंतों को नहीं है, अच्छे बुरे की पहचान लीवर को नहीं है, अच्छे बुरे की पहचान फेफड़ों को नहीं है। फेफड़ों में जो भी गैस जाएगी फेफड़े उसको अवशोषित कर लेंगे। आंतों में जो कुछ जाएगा उसको अवशोषित कर लेंगे। अच्छे बुरे की पहचान किसको है? दिमाग को है। ये तो पहले पहचान करके खाना चाहिए हमें। इसलिए ज्ञान पूर्वक देखो, ज्ञान पूर्वक सोचो, ज्ञान पूर्वक सुनो, ज्ञान पूर्वक बोलो, ज्ञान पूर्वक खाओ पियो, ज्ञान पूर्वक कर्म करो, पुरुषार्थ करो, ज्ञान पूर्वक सारे व्यवहार करो। इसलिए बोला जाता है। तो जो आंत में चला गया, आंतें अवशोषित कर लेती है। माने अवशोषण की प्रक्रिया यहीं से चालू हो जाती है, लार से, सलाइवा से ही। कुछ चीजें तो यहां टच करते ही सीधा, कुछ चीजें जीभ से ही अंदर चली जाती है, कुछ चीजें स्किन से अंदर चली जाती है। इसलिए खाने का काम खाली मुख ही नहीं करता है, शरीर के एक एक रोम कूप से हमारे अंदर चीजें प्रविष्ट होती हैं। हमारे इन रोमकूपों से भी बहुत प्रकार की ऊर्जा अंदर जाती है। हम मसाज आदि करते हैं तो भी अंदर जाती हैं चीजें, कोई चीजें लगाते हैं तो भी अंदर जाती हैं। लंबे समय तक कोई गलत चीज ऐसे लगाते रहोगे स्किन के ऊपर तो केमिकल्स आदि, कैंसर हो जाता है। स्किन के ऊपर भी स्किन कैंसर हो जाएगा उससे। साइनाट आदि खाते इसलिए मर जाता आदमी, तुरंत इफेक्ट होता है उसका। तो कोई भी चीज खाने से पहले सोच लो कि भैया अब अंदर परमानेंट रहेगी। क्या बन करके? खून बन करके, हड्डियां बन करके, मांसपेशियां बन करके, सेल्स का स्ट्रक्चर का डीएनए का हिस्सा बन जाती है वो चीज। ये याद रख लेना। ये मैं आपको साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर रहा हूं। कोई भी चीज हम खाते हैं तो किसका हिस्सा बन जाती है? हमारे स्ट्रक्चर का। और स्ट्रक्चर का सबसे छोटा पार्ट मैंने डीएनए कहा है। वो डीएनए के अंदर चली जाती है। बार बार आप तंबाकू खाते हो तो आपका डीएनए को डिस्ट्रॉय करती है वो। एक दिन में तो होता नहीं, वो थोड़ा वक्त लगता है उसमें। कुछ चीजों का असर धीरे धीरे होता है, कुछ चीजों का तुरंत असर हो जाता है।
हर चीज का एक जैसा परिणाम नहीं आता है। कुछ चीजों का धीरे धीरे, कुछ चीजों का देर से परिणाम आता है। प्रोसेस है, ऐसा होता है। दिस इज नेचुरल प्रोसेस, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो कुछ भी आप खाओ, आप ये मान करके खाना कि परमानेंट मेरे अंदर रहने वाला है, चमड़ी बन करके, मांसपेशियां बन करके, हड्डियां बन करके और डीएनए के अंदर जाकर के मेरे अंदर परमानेंट रहने वाली चीज है। तो कुछ भी खा लेना, खा लेने से पहले सोच लेना कि ये मेरे भीतर जब तक शरीर रहेगा तब तक रहने वाली है, खाली बचपन में ही नहीं। कुछ सोचते हैं कि बचपन में जो चीजें हमने खा ली हैं, अब किसी किसी की हड्डियां दूध से बनी हुई हैं, किसी किसी की हड्डियां शाक सब्जियों से, दालों से, इनसे बनी हुई हैं, किसी की बॉडी की हड्डियां, मांसपेशियां और बॉडी का स्ट्रक्चर वो जीव जंतुओं से बना हुआ है, जिन्होंने बचपन में जीव जंतुओं को खाया है। किसी किसी का स्ट्रक्चर जो है वो शराब से बना हुआ है, थोड़ा उसका भी अंश है, माने उसका भी उसमें संस्कार है। किसी का तंबाकू आदि से भी बना है, बचपन में भूल से कर लिया आपने काम, एक बार दो बार, जितनी बार भी किया उसका असर रहेगा। थोड़ा बहुत असर होता है तो फिर उसको योग से निकाला जा सकता है। इसको बोलते हैं प्रतिप्रसव करना। पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवा कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चिति शक्ति रीति। इसमें बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। सारी अशुद्धि को, देह की अशुद्धि को, इंद्रियों की अशुद्धि को, मन की अशुद्धि को, चित्त की अशुद्धि को दूर करना, यह प्राणायाम से होता है। ततः क्षीयते प्रकाशावरणम, ये फिर अगला प्रयास है। तो भाई ऐसा काम ही क्यों करोगे, फिर उसको निकालने के लिए बहुत तप करना पड़े आपको, ये प्राणायाम का फल है। फिर और विचार, ये तो बड़ा खतरनाक। अब देखो, जो जागरूक हैं, होश पूर्वक जीवन जी रहे हैं, वो जैसे ही कोई गलत विचार आता है उसको वहीं स्टॉप कर देते हैं, रोक देते हैं। और जो जागरूक नहीं होते, उनके विचारों में बहुत सा कचरा अंदर चला जाता है। जो भी हम सोचते हैं, अच्छा या बुरा, सारे थॉट्स ब्रेन में जाते हैं। जैसे फूड सारा कहाँ जाता है? पेट में, स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर इंटेस्टाइन से अवशोषित होकर एब्जॉर्ब होकर लीवर, लीवर से फिर ब्लड में घुल करके पूरी बॉडी में जाता है। ये आहार का प्रोसीजर है कि जो भी हम खाते हैं पूरे शरीर में कैसे जाता है। आंतों के द्वारा अवशोषित होकर के लीवर, और लीवर से ब्लड के माध्यम से पूरी बॉडी में घुल करके जाता है। वो प्रक्रिया है उसकी। विचार की क्या प्रक्रिया? जो भी हम सोचते हैं वो सारे थॉट्स कहाँ जाते हैं? ब्रेन में। तो ब्रेन तो सुनता नहीं है, सुनते क्या है? कान। ब्रेन तो सूंघता नहीं है, सूंघता क्या है? नाक। सारे इमोशंस, सारे सेंसेस, सारे नॉलेज, सारे ज्ञान, सारी संवेदनाएं, ये नाक से जो सूंघा, आंख से जो देखा, कान से जो सुना, त्वचा से जो स्पर्श किया, नेत्र, श्रोत्र, घ्राण, त्वचा, रसना, 5 हो गए ना? 1, 2, त्वचा 3, 4, 5, ये सेंसेस हो गए 5 तरह के। ये भी सब मस्तिष्क में जाते हैं, सारे सेंसेस। और जो भी आप कुछ विचार करते हैं दिमाग से, ये सारा ज्ञान और सारी संवेदनाएं, सारी सूचनाएं, ये किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? ब्रेन में जा करके। ब्रेन को तो मैंने कहा ना, ये तो नहीं, वैसे हर सेल के अपने रिसेप्टर्स हैं, हर सेल का अपना एक न्यूक्लियस है, स्किन सेल, ब्लड सेल, बोन सेल्स का भी, और ब्रेन सेल्स तो बहुत ज्यादा ज्ञान प्रधान है। ऐसा नहीं है कि ज्ञान केवल मस्तिष्क को ही होता है, ज्ञान तो हर एक सेल को होता है, हर एक सेल का एक न्यूक्लियस है।
ऐसा नहीं कि एनर्जी को एक जगह, हर एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, हर, ऐसा नहीं कि सेंसेस हमारे खाली यहां इस ऊपर शरीर में है, हर एक सेल के अंदर भी सेंसेस हैं, उसके भी रिसेप्टर्स हैं। जो इस पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर वो एक एक सेल का भी है, लेकिन और वो सूक्ष्म रूप में होते हैं, बीज रूप में होते हैं, और यहां विकसित हो गए, यहां ज्यादा ये प्रधानता से किसी भी अंग का कार्य कहा जाता है। तो मस्तिष्क के को कहते हैं ज्ञान प्रधान है, बाकी सारे सेंसेस मस्तिष्क के और बाकी पूरी बॉडी के सेल्स को भी, हर एक सेल का अपना एक ब्रेन होता है, तो सब जगह ब्रेन है, ऐसा नहीं कि यहीं खाली ब्रेन है। तो सारे सेंसेस, सारा नॉलेज ब्रेन के पास गया, वहां से क्या होता है, वो सारा ब्रेन जो है, फिर वो एक चीज तो पहुंच गई उसके पास, तुरंत फिर आगे क्या करता है, वो उन सेंसेस को, उस नॉलेज को वो केमिकल में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है? केमिकल की भाषा समझता है फिर ब्रेन, वो शब्द की भाषा नहीं समझता, वो यहां ये गंध और ये स्वाद, इसकी भाषा नहीं समझता। वो स्वाद तो यहां गया और फिर पूरे शरीर में बस वो चला गया, तो उसके पास तो एक सेंस गया। अभी एरोमाथेरेपी आदि का भी बहुत तरह से प्रयोग हो रहा है। तो जो आप सोचते हैं वो सब किस में कन्वर्ट हो जाता है? केमिकल के रूप में। ये तो फिजिकल लैंग्वेज हो गई, शारीरिक भाषा, शारीरिक अभिव्यक्ति। दिस इज मैटेरियलिस्टिक ट्रुथ, दिस इज वन एस्पेक्ट। ये हमारे थॉट प्रोसेस का, दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ आवर थॉट प्रोसेस। ये एक पहलू है उसका। दूसरा क्या होता है? एक तो केमिकल के रूप में बदल गया, और उस केमिकल के रूप में फिर वो जो भी इसके इंपैक्ट्स हैं वो तुरंत होते हैं। जैसे आपको किसी ने गाली दी तो आपको क्या होता है एकदम से? बोलो, गुस्सा। ये गुस्सा कैसे आता है? जैसे ही ब्रेन को वो पहुंची सूचना, यहां से कान से इधर, ये सारे सेंसेस हैं, सब सूचनाएं यहां जाती हैं। ये पूरा डेटा बैंक है, यहां सारी सूचना में प्रसारण मंत्रालय इधर, पूरा इधर है। जैसे इधर वो गई गाली तो उस अलग प्रकार का केमिकल रिएक्शन हुआ और वो पूरे शरीर में आ गया। केमिकल्स छोड़ता है ब्रेन, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, ब्रेन, फिर थायराइड, पैराथायराइड, फिर इंटेस्टाइन, किडनी, लीवर। एक ब्रेन से फिर सारे ब्रेन से रिलेटेड जो पार्ट्स हैं वो, फिर दूसरे हमारे डिफरेंट ग्लैंड्स और इंटेस्टाइन, लीवर, और ये सारी चीजें डिफरेंट प्रकार के केमिकल्स का एक साथ हजारों प्रकार के केमिकल्स का, कुछ तो उसमें नोन है, कुछ अननोन है, कुछ को डायग्नोज कर लिया गया है, डिटेक्ट कर लिया गया है, कुछ अभी डिटेक्ट भी नहीं हुए हैं। तो जैसे ही आप कुछ भी सुनते हैं ना, एकदम से रिएक्शन होता है, और इस रिएक्शन में आदमी पागल जैसा हो जाता है। इसलिए योगी को क्या कहा, समझाया जाता है, ठहरो, ठहर गया सो योगी और बह गया सो भोगी। बोले जो भी संवेदनाएं आए उनसे अपने आप को पृथक देखने की कोशिश करो तो योग हो जाएगा। नहीं तो जो उठा, ये सूत्र है दूसरा, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, एक हुआ कि वृत्तियां जो उठे, वृत्तियां माने विचार, उन विचारों के द्वारा कई प्रकार के केमिकल्स वाले रिएक्शंस होते हैं, रासायनिक प्रतिक्रियाएं, केमिकल बेस्ड रिएक्शंस, रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं। उस समय उन विचारों के द्वारा, उसी को बोलते हैं ना, एक तरंग सी उठी, एक तलब सी उठी, एक भाव सा उठा, एक वेग सा उठा, एक प्रवाह सा उठा, अलग अलग शब्द बोले जाते हैं इनके लिए। और उस समय जो बह गया वो वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, जैसा विचार उठा और वैसे हो गया, तो ये तो हो गया भोग। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, वृत्ति जैसे उठी, सारूप्यम उसी के जैसे हो गए, इतरत्र ये दूसरी अवस्था है योग से। इतरत्र माने अन्य अवस्था। हम ऐसे ही तो हो जाते हैं, जैसे विचार उठते वैसे ही हो जाते हैं। काम का विचार उठा
तो हो गए कामी, क्रोध का विचार उठ गया तो हो गए क्रोधी, लोभ का विचार उठा तो हो गए लोभी, मोह का विचार उठा हो गए तो मोही, देशभक्ति का विचार उठा तो हो गया देशभक्त, देशद्रोह का विचार उठ गया तो देशद्रोही, भक्ति का विचार उठा तो हो गए भक्त, उत्साह का विचार उठा तो बन गए पराक्रमी योद्धा, भय का विचार उठा तो हो गए भयभीत कायर कमजोर बुज़दिल, प्रसन्नता का विचार आया तो हंसने लगे, प्रसन्न हो गए। अच्छी बात है, ये कोई बुरी बात नहीं है, ऐसे इतने गंभीर मत बनो कि हंसना कोई निषेध है यहां। और कोई रोने का विचार वातावरण मिला, चारों तरफ लोग रो रहे हैं, खहरा रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो इसमें अपनी भी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। ये आंखों से आंसू क्यों टपकते हैं? जब कोई बहुत ज्यादा अपमानित कर दे तो बहुत तो दांत खटखटाने लगते हैं, फिर चेहरा लाल हो जाता है, और फिर ज्यादा घबराहट होती है तो माथे पर पसीना, बगल में पसीना आने लगता है, फिर कुछ ज्यादा डर हो जाए तो किसी के पेट में गुड़गुड़ हो जाती है, किसी को तो दस्ती लग जाती है। हाँ, मैंने पूछा भैया जो ट्रेनिंग देते हैं ना गोली आदि चलाने की, तो बोले जी शुरू में किसी ने आवाज सुनी नहीं होती तो कान के पास से इनको सिखाते हैं, तो उस समय उनके पड़ोस से भी गोली गुजारते हैं, जैसे बीएसएफ वाले होते हैं, सीआरपीएफ वाले होते हैं, फौज वाले होते हैं, तो उनको खड़ा करके उनके पड़ोस से भी गोली गुजारते हैं, तो जो डरपोक लोग होते हैं ना तो वही कपड़े खराब हो जाते हैं। हाँ सच्ची बात बता रहा हूँ, जैसे इधर से गई गोली सैं करती हो गया काम। ये असर होता है। आप कहेंगे मैं तो बड़ा निडर हूं, भैया निडर होना अलग बात है, इसका भी अभ्यास करना पड़ता है, निर्भयता का भी अभ्यास करना पड़ता है, वो अलग विषय है। मैं आपसे कह रहा था ये सारे असर आते हैं आपके ऊपर केमिकल्स के रूप में। जो भी थॉट प्रोसेस अंदर गुजरता है, जो भी अंदर विचार आता है, विचार किस में कन्वर्ट हो जाता है? केमिकल्स में, हार्मोन्स में, ऐसे कन्वर्ट हो जाता है। और ये तो हो गई भौतिक विज्ञान की भाषा। और वो ही फिर मेमोरी के रूप में भी रहता है वहां इंफॉर्मेशंस, वो ब्रेन सेल्स के अंदर फिर सूचनाएं, सेंसेस, दो इफेक्ट, एक तो हो गया उसके द्वारा केमिकल्स का, हार्मोन्स का रिएक्शन, प्रतिक्रिया, रासायनिक प्रतिक्रिया, एक वो सेंसेस अंदर जाकर के हमारे अंदर स्मृति के रूप में ठहर जाती हैं। तो हमारे ब्रेन के सेल्स में जो फ्लॉपी है, मेमोरी है, मेमोरी कार्ड जैसे चिप आदि होती है ना, तो हमारे ब्रेन की मेमोरी कार्ड कितना है? तो कहते हैं कि करीब 1 लाख से ज्यादा पुस्तकों को आप स्मरण कर सकते हो। कितनी? 1 लाख से। आपको तो एक लेक्चर ही पूरा याद नहीं रहता, बहुत आप मिस कर जाते हैं उसमें। इसको बोलते हैं ग्रास्पिंग पावर। आपके रिसेप्टर्स अच्छे रखो। ये जो एयरपोर्ट होते हैं ना, उनके ऊपर क्या घुमाते रहते हो? रडार। तुम अपने रडार ठीक रखो, और रडार चूक जाए ना तो फिर तो कभी भी कोई विमान आकर के या कोई दुश्मन आकर के कुछ भी बड़ी गड़बड़ कर सकता है। भाई अपने रडार ठीक रखो, अपने रिसेप्टर्स ठीक रखो, अपने दिमाग में उस ज्ञान को उतरने दो। मेमोरी सेल्स हैं फिर अंदर, उनके अंदर वो चीजें स्मृति में रहती हैं। जैसे मैंने हजारों सूत्र मंत्र आदि याद किए हुए, हजारों लोगों की स्मृतियां मेरे चित्त में हैं, उनकी शक्ल सूरत मेरे चित्त में है, हजारों लोगों के नाम मेरे दिमाग में हैं। यदि ब्रेन का वो पार्ट कमजोर हो जाए तो फिर मैं इधर देखूंगा तो लेकिन जयदीप जी का नाम याद नहीं आएगा।
फिर देखूंगा अरे ये कुछ देखा हुआ था तो लग रहा है, फिर ऐसे बोलता रहूंगा। राकेश जी सुमन भंजी का नाम याद नहीं आएगा यदि वो दिमाग का पुर्जा गड़बड़ हो जाए तो। ये दूसरा पार्ट बताया। इससे भी आगे एक और है, संस्कार। क्या बोलते हैं? वो इतना सूक्ष्म होता है कि ये ब्रेन भी जल जाता है जब मृत्यु हो जाती है, उसके बाद भी आगे सांस जाता है, वो आत्मा में रहता है। इसलिए ये सब साधन हैं, ये शरीर, ये इंद्रियां, ये मन, ये बुद्धि भी साधन है। ज्ञान का अधिष्ठान, ज्ञान का जो मूल केंद्र है वो आत्मा है। इच्छा, प्रयत्न, सुख, दुख, ये जो अनुभूतियां हैं, अच्छी चीजों की इच्छा करना, बुरी चीजों से बचना, इच्छा द्वेष प्रयत्न, पुरुषार्थ करना, सुख दुख की अनुभूति करना, ज्ञान होना, ये आत्मा के लक्षण हैं। इच्छा, सुख दुख प्रयत्न ज्ञान, ये आत्मा के लिंग हैं, आत्मा के लक्षण हैं, आत्मा की डेफिनेशन है, ये उसकी परिभाषा है, उसकी पहचान है। तो जो आप सुनते हैं, देखते हैं, सूंघते हैं, खाते पीते हैं, स्पर्श करते हैं, जो भी आप कोई ये ज्ञानेंद्रियां, इनसे जो ज्ञान होता है और फिर जो आप विचार करते हैं, वो सारा का सारा संस्कार के रूप में बन जाता है और वो आपके इस जन्म में भी रहता है और अगले जन्म में भी साथ जाएगा। इसलिए इस जन्म को अच्छा रखना चाहते हो तो आहार तो जरूर ठीक रखना, वो इसी जन्म में काम करेगा, अगले जन्म में नहीं जाएगा। लेकिन यदि आहार की गड़बड़ हो गई तो भी, वैसे वो भी नहीं होनी चाहिए, वो पूरी जिंदगी भर सेधेगा, पूरी जिंदगी भर दुख देगा। लेकिन विचार की गड़बड़ हो गई तो इस जन्म नहीं, अगले जन्म में भी आपको वो दुख देगा। इसलिए आज से प्रतिज्ञा कर लो, मुझे एक कण भी अपने तन में गलत आहार नहीं डालना और एक क्षण भी अपने मन में गलत विचार नहीं करना। बोले बाबा जी इसको रोके कैसे? तो उठते रहते। सजग हो, जागरूक हो करके देखो। इसलिए कहते हैं योग में मौन भी रहा करो थोड़ी देर, तो आपको पता लगेगा ये आपने आप नहीं हो रहा है, इसके भी करने वाले आप हो। आप अपने शरीर के मालिक हो, आप अपनी इंद्रियों के मालिक हो, अपने मन के मालिक हो। मैं ही नहीं, आप सब भी अपने स्वामी हो। एक स्वामी, एक दूसरे का स्वामित्व जो तुम कहते हो, ये हमारी गृह स्वामिनी है, ये गृह घर के स्वामी हैं। वहाँ तुम अलग अर्थ में हैं, हे स्वामी हे नाथ आदि जो गृहस्थ में बोलते हैं वो अलग है, और मैं भी स्वामी रामदेव हूँ। तुम सभी स्वामी हो, तुम सभी अपने मालिक हो। ये योग हमें बोध कराता है। इसलिए आज से तुम अपने आप को अपना स्वामी समझना, और तुम एक स्वामी के शिष्य हो तो ऐसे ही स्वामी हो गए हो तुम सब। स्वामी का शिष्य स्वामी, ऋषि की संतान ऋषि, और हम सब भगवान की संतान स्वयं ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि, ये है इनका मतलब।